हेलो स्टूडेंट, आपका रुद्रा एकेडमी में हम स्वागत करते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि यह वीडियो बनाई किस लिए जा रही है। यह वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और प्रॉपर एक ऐसी वीडियो है, ये फ्री वीडियो है, और 100% कैसी होगी, फ्री होगी। और कब तक फ्री होगी? जब तक पूरा हमारा सिलेबस क्या हुआ, कंप्लीट नहीं किया जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये वीडियो बनती रहेगी। और हम बता दें यह किसके किसके लिए होगी। चाहे आप यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हों, या आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, या आप टेट की तैयारी कर रहे हों, या आप पेड की तैयारी, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों। हमने यह वीडियो ऐसे डिज़ाइन किया है और इस प्रकार हमने नोट्स तैयार किए हैं ताकि आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपको हेल्पफुल होगी। और 100% गारंटी के साथ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जब तक ये प्लेलिस्ट चलती रहेगी आप इस पर सतत बने रहें और एक प्लेलिस्ट सतत आती रहेगी। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक क्लास हम आगे कैसे बढ़ाएंगे और क्या क्या हमें कंटेंट मिलने वाला है। तो आपको वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। मेरा नाम शशिकांत चौहान है और हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अर्थात कि हमारा जो संविधान बना, संविधान का इतिहास। ठीक, जो हमारा भारतीय संविधान बना, तो जब संविधान बना तो इसकी जो बैकग्राउंड, मतलब इसको बनने के पीछे क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन से इसमें फैक्टर मौजूद थे, उन फैक्टरों का क्या रोल रहा, और यह अधिनियम जो हमारा आज संविधान है, हमारा भारतीय मूल संविधान है, वो तैयार होने में कौन कौन सी हमें समितियां देखने को मिली, कौन कौन से चार्टर देखने को मिले, कौन कौन से हमें परिषद देखने को मिले। हम पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फुल्ली डिटेल चलेंगे। हम ऐसा चलेंगे कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से क्वेश्चन पूछे, यदि हम इस क्लास को देख रहे हैं अर्थात कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पूरा हम A to Z कवर करेंगे। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे उसी के अनुसार बनी, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे जो हमें पहला देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो हमारा 1600 एडी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इंटर की, उसके साथ ही हमारा भारतीय संविधान का क्या बनना शुरू हो जाता है। और वहीं से हम एक एक या एक्ट को उठाएंगे, चार्टर को उठाएंगे, सबको हम पढ़ेंगे और फुल डिटेल के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान का इतिहास है, कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में संविधान सभा के गठन से शुरू हुआ। इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति बनी और 2 साल 11 माह 18 दिन, कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 मंथ, कितना, 18 दिन का में क्या लगा था, समय लगा था। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। जिसमें भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हम थोड़ा सा संविधान के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान कैसा है, एक वैधानिक दस्तावेज है। कैसा है? एक वैधानिक दस्तावेज है
दस्तावेज है। दूसरी बात जो ये है कि हम अपने आदर्शों के अनुसार बनाए हैं। कैसा? भारतीयों के ये आदर्शों के अनुसार बना है, ये अनुसार बना है। दूसरी बात, सरकार के विभिन्न अंग, हमें संविधान से क्या पता चलता है कि जो सरकार है, सरकार के अंग हैं वह किस प्रकार कार्य करेगा, किस प्रकार कार्य करेगा, तथा तथा जो उसकी नियमावलियाँ होंगी, नियमावली होगी, वह किस प्रकार होगा, वह किस प्रकार होगा। हमें ये सभी जानकारी किसे पता चलती है? भारतीय संविधान से पता चलती है। हम इसमें नागरिकों को भी शामिल करते हैं, क्योंकि हमारा यह पूरा संविधान 3 फैक्टर पे चलता ही है। ठीक, तो इसमें हम नागरिकों को कुछ अधिकार की बात करेगा, क्या करेगा? नागरिकों को कुछ अधिकार की बात करेगा, तथा कैसे विश्वास, जनता का विश्वास कैसे बढ़ाया जाए उसके अनुसार ही होगा। तो क्या करेगा? ये विश्वास को प्राप्त करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है हमारा भारतीय संविधान। हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत का संविधान तैयार करने के लिए लखनऊ में एक समिति बुलाई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1857 से 1847 तक भारत का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नए संविधान की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए पूरे भारत को संघ में शामिल करना आवश्यक है। इसका अर्थ था कि रियासतों को बलपूर्वक या कूटनीति से भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए राजी करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन ने यह अप्रिय कार्य किया। ऐसा होने तक भारत कानूनी रूप से ब्रिटिश अधीन एक अधिराज्य था, जो बाहरी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार भारत के संविधान ने 26 नवंबर 1950 को प्रभावी होने पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। भारत ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व नहीं रहा और संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। हम थोड़ा सा इसमें भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं, कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो जो भारत का हमारा भारत का संवैधानिक विकास बना, संवैधानिक विकास हुआ, उसको 2 चरणों में क्या किया जाता है? 2 टाइप में बांटा जाता है। पहला जो था कंपनी के अंतर्गत, इसके कंपनी के अंतर्गत इसका विकास हुआ। और जो दूसरा हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या हुआ? भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो जो कंपनी के अंतर्गत कुछ हम इम्पोर्टेंट एक्ट देख लेते हैं। जो ये एक्ट आए, जो कंपनी के अंतर्गत जो भी एक्ट आए, वो किस लिए आए? वो कंपनी के जो शक्तियाँ थी उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करती रही, और उसी के दौरान क्या कंपनी पर अपना आधिपत्य, क्या जो कंपनी थी, कंपनी एक स्वतंत्र निकाय थी, और इस पे क्या की कंपनी धीरे धीरे एक एक एक्ट लाती गई, जो कंपनी के ऊपर क्या क्राउन का आधिपत्य की शक्तियाँ लाती गई, एक एक करके लाती गई, जो हमें
1858 के जो एक्ट है उसमें हमें देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर पूरी क्राउन हावी हो गई। ठीक, तो हम इसमें समझते हैं जो सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कितना था आपका 1773। इसके बाद आई ईस्ट इंडिया एक्ट 84। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, ये इम्पोर्टेंट है, बस हम इम्पोर्टेंट को ही लेकर चलेंगे। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, सॉरी 1793, 1793। चार्टर एक्ट सेकेंड वाला सेम, चार्टर एक्ट 1813। अगला वाला चार्टर एक्ट 1833, और एक और आई चार्टर एक्ट 1853। वहीं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमें देखने को मिला भारत शासन अधिनियम 1858। अधिनियम 1858। दूसरा भारत शासन अधिनियम 1861। अगला भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892। अगला वाला भारत परिषद अधिनियम 1909। जस्ट इसके आगे भारत परिषद अधिनियम 1919। आगे भारत परिषद अधिनियम 1935। और आगे आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत का क्रमिक विकास कुछ ऐसे हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जहाँ पे कंपनी के ऊपर पूर्ण रूप से ब्रिटिश का शासन हो गया, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935, वहीं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए हम शुरू करते हैं। तो भारत का संवैधानिक इतिहास। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में विभिन्न परतें हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, पार्लियामेंटो सुधार 1909, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंटो चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और भारत स्वतंत्रता या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें हम पहला देखते हैं कि जो 1600 का चार्टर था क्या कहता है कि 1600 का जो चार्टर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी एक क्या था, एक महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी एक रॉयल चार्टर था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार शुरुआती अधिकार दिया गया था। ठीक, इस चार्टर ने कंपनी को अपनी बस्तियों में कानून बनाने, अपन जिस क्षेत्र में था कंपनी को, मान लीजिए कि कंपनी का क्षेत्र इतना है, कंपनी यहाँ पर अपना क्या कर रही है,
अपना कारोबार कर रही है। तो शुरुआत में कंपनी अपना यहाँ पे क्या एक्ट बना सकती थी, अपना जुर्माना लगा सकती थी, और कर्मचारियों को अनुशासन भी कर सकती थी। ठीक है, के लिए सीमित अधिकार प्रदान किए गए थे। एक सीमित अधिकार था, कैसा था, सीमित, लिमिटेशन, लिमिट की बात कर रहे हैं, एक लिमिट अधिकार था, ये नहीं पूरा 100% दिया गया था। कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस चार्टर के माध्यम से द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेनिंग इनटू द इंडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी का क्या नाम था, जो कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ठीक, कंपनी को केप ऑफ गुड होप के पूर्व और मैगलेन जलड मरुमध्य के पश्चिम के क्षेत्र में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। शासन संरचना चार्टर ने एक निदेशक मंडल की स्थापना की, जिसमें एक गवर्नर क्या था, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य शामिल थे, जो कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य करते थे। समिति विधायी शक्ति, कंपनी को अपनी बस्तियों में कानून बनाने, जुर्माना लगाने, अनुशासन बनाए रखने के लिए सीमित कानून अधिकार दिए गए थे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके कुछ हम पॉइंट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और हम 100% जो भी पॉइंट है सबको हम कवर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि इसमें बताया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जो संवैधानिक विकास में ना, संवैधानिक विकास में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट क्या वो है, एक रोल निभा रहा है, और ये बता रहा है कि अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से जो कंपनी थी, कंपनी पर क्या, पर संसदीय प्रणाली लादने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, लादने का प्रयास किया गया, कौन कौन प्रयास कर रही है, जो ब्रिटेन की महारानी हैं वो क्या करें, कंपनी को अपने अंदर रेगुलेट करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही हैं। बोल रहा है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, जो उस समय के पीएम थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन के पीएम थे, कौन थे ब्रिटेन के पीएम, लॉर्ड नॉर्थ, कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, द्वारा गुप्त समिति, इन्होंने इसके लिए एक क्या किया, गुप्त समिति बनाया, गुप्त समिति बनाया। आगे देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसने बताया कि जो भी कंपनी है, जो कंपनी का जो भी मामला होगा वो कंपनी का निजी मामला नहीं होगा, कंपनी का निजी मामला नहीं होगा, निजी मामला क्या होगा, नहीं होगा। इसका, इसके साथ किसका ये मामला होगा, क्राउन का भी मामला होगा, किसका होगा, क्राउन का भी मामला ये होगा, ये बता रहा है। कंपनी के प्रशासन की देख रेख हेतु, जो कंपनी है उसके प्रशासन की देख रेख हेतु 2 मंडल
का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था, अदालत की स्थापना की गई थी। इसका एक नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। क्या था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर अर्थात कि निदेशक मंडल और स्वस्तावधारी मंडल। निदेशक मंडल और स्वस्तावधारी मंडल बनाया गया था। इसी में बताया गया कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो क्या था, जो बंगाल का क्या था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर, जो बंगाल का क्या था, गवर्नर था, वो क्या क्या कहा गया, वहाँ का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसको। जो बंगाल गवर्नर था इसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसमें बताया गया कि जो ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इनका नाम का क्या था, जो फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। इसके तहत बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। जो फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल बने कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसमें आगे बताया गया था कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के, जो मद्रास एवं बम्बई क्लियर करते हैं और आगे देखते हैं इसमें। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो जो इसमें क्या था, मद्रास और बम्बई क्या थी, प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी को इसके तहत बंगाल के तहत ला दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया, के अधीन क्या कर दिया गया, कर दिया गया। अर्थात कि जो सबसे बड़ी पावर बन के आ गई, कौन आ गई, बंगाल। बंगाल क्या हो गई, बड़ी पावर हो गई। मद्रास पहले जो थे, मद्रास और ये बम्बई, ये मद्रास था, ये बम्बई था और ये बंगाल था। तीनों की जो पावर थी एक दूसरे के क्या थी, समान थी। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सबसे बड़ी पावर कौन बन गई, बंगाल बन गई। बंगाल क्या हो गई, सबसे बड़ी पावर बन गई। और इसी समय 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, की स्थापना की गई। और जो इसके प्रथम प्रथम क्या थे, हमारा जज बने, जो प्रथम जज बने, सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था इनका, सर एलिजा इम्पे। इम्पे क्या थे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज बने। इसमें बताया गया कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसकी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, कंपनी की
गवर्निंग बॉडी जो थी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया, के माध्यम से क्या हो गया, कंपनी पर नियंत्रण सख्त सख्त कर दिया गया, सख्त कर दिया गया। और कौन कर रहा है, क्राउन कर रही है, जो वहाँ का राजा है, राजशाह है। ठीक, आगे हम देखते हैं इसी में अगला एक्ट, थोड़ा हम पढ़ते चलेंगे। तो पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को विनियमित करने का सहारा लिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो पहले हमारे गवर्नर जनरल थे कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे। प्रशासन को केंद्रीकृत किया गया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार स्वीकार करने से क्या कर दिया गया, इसी में प्रतिबंध भी कर दिया गया था। अगला हम देखेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट इंडिया एक्ट 1784। तो जो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 है के बारे में समझते हैं। तो इसमें बताया गया कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्थायित्व को दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। क्या इसमें बताया गया कि जो कंपनी है वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रही है, उस पर जो राजशाह है अपना दावा कर सकता है। ठीक, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। तो क्या था, इसके माध्यम से जो क्या था, राजनीतिक क्रियाकलाप थे और व्यापारिक, उनको अलग अलग कर दिया गया। राजनैतिक शासन अलग होगा और जो आपका व्यापारिक शासन अलग होगा। क्या होगा, व्यापारिक शासन अलग होगा। शुरू करते हैं, 1 मिनट कट क्यों। ठीक, हम इसको फिर से देखते हैं। तो हमारा फिट्स इंडिया एक्ट हम क्या देख रहे थे, अपना फिट्स
इंडिया एक्ट कितने में आया था? 1784 में। तो हम इसमें देख रहे थे कि जो हमारा इसमें शासन करने का तरीका था, इसको दो भागों में बांट दिया गया, जिसे हम द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। सॉरी, पावर का क्या हमें यहाँ पे द्वारा द्वारा व्यवस्था देखने को मिला, व्यवस्था देखने को मिलता है, देखने को मिला। एक क्या था? एक व्यापारिक व्यापारिक और दूसरा कैसा था? राजनीतिक। राजनीतिक, ठीक। एक व्यापारिक था और एक राजनीतिक, जो हम जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या किया गया? कंट्रोल किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था कंट्रोल किया गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या किया गया? व्यापारिक व्यवस्था को क्या किया? कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इसमें और भी बताया गया कि जो नियंत्रक मंडल थे, जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल में टोटल 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य। और इन 6 सदस्यों में जो थे, एक चांसलर था, एक चांसलर था, जो दूसरा व्यक्ति था राज्य सचिव, दूसरा व्यक्ति कौन था? राज्य सचिव। और जो अन्य 4 व्यक्ति थे वो कहाँ से थे? प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। प्रीवी काउंसिल के क्या थे? काउंसिल के सदस्य थे, के सदस्य थे। इसी प्रकार बताया गया कि यह भारतीय उपनिवेश को क्या के दो शासक बन गए। सॉरी, क्या बताया गया कि इसी प्रकार जो भारत में थे 2 शासक बन गए। एक जो था, पहला जो कंपनी का निदेशक बोर्ड था, और दूसरा जो हमारा दूसरा था क्या था? नियंत्रक मंडल था, जो सम्राट के अधीन था। जो क्या था? सम्राट के अधीन था। एक किसके अधीन था? सम्राट के अधीन था। और ये स्थिति कब तक चलती रही? 1858 तक। कब तक चलेगी? 1858 तक चलेगी, जब तक कि पूरा कंपनी के ऊपर इसका क्राउन का शासन न हो जाए। इसमें आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें बताया गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या थी, 4 से कम करके 3 कर दी गई। जो क्या था? हमारा गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, उसकी जो पहले 4 सदस्यीय समिति थी, इसको क्या कम करके कितना कर दिया गया? इसको कम करके 3 कर दिया गया। इसका करने का कारण ये था कि जो गवर्नर जनरल था ना, जब गवर्नर जनरल इन चारों से मतलब कि डिबेट होता था, तो इनका बहुमत ज़्यादा हो जाता था। इस कारण गवर्नर जनरल के निर्णयों का क्या हुआ कि मतलब कोई वैल्यू रही नहीं गई। इस कारण इसको कम कर दिया गया, ताकि गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर जनरल के मतलब कि जो भी मत हो, उनका जो भी प्रयास हो, उसका मतलब निकले। इसी कारण इसको क्या किया गया? कम किया गया। अधिनियम के महत्व को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो जो अधिनियम था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र बताया गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयास किया गया। इसमें क्या किया गया था कि जो कंपनी थी, कंपनी पर ब्रिटिश जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन का के शासन शासन का पूर्ण प्रयास किया गया।
पूर्ण प्रयास किया गया। पूर्ण प्रयास किया गया। ठीक, चलिए हम थोड़ा इसको आगे देखते हैं, हम दोनों तरीके से समझेंगे इसको। हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 था। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग थे। निदेशक मंडल वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रबंधन करता था, जबकि नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करता था। भारत में कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा जाता था। मद्रास और बम्बई में भी गवर्नर परिषदें स्थापित की गई। अगला देखते हैं चार्टर अधिनियम 1813। तो जो हमारा चार्टर अधिनियम 1813 है, हम समझते हैं ये कैसा था। तो इस अधिनियम ने चाय और अफीम को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिए गए। आगे हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो जो चार्टर एक्ट 1833 है, चलिए हम इससे पहले हम इसको समझते हैं कि एक और अधिनियम था जिसको हम 1786 के अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। जो भी मतलब जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो क्या कर सकता था। जो गवर्नर जनरल था, इस परिषद के का जो निर्णय था उसको मान भी सकता था या नहीं भी मान सकता था। उसके पास दोनों अधिकार देते थे, या तो वो माने या नहीं माने। वो गवर्नर जनरल के किसके, और गवर्नर जनरल कौन है, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल है। कहाँ का गवर्नर जनरल, बंगाल का, क्योंकि अभी सर्वश्रेष्ठ शक्ति किसके पास, इसी के पास है। तो यह जो परिषद थी उसके शक्तियों को मतलब उसके बातों को मान भी सकता था, जो इसका निर्णय है उसको मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिले थे, ये अधिकार सर्वप्रथम किसको मिला था, तो यह अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसको मिला था, यह सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह अधिकार क्या हुआ था, मिला था। चलिए हम थोड़ा सा आगे समझते हैं चार्टर एक्ट 1793। अगला हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। तो जो 1793 का चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा के दिया गया। जो कंपनी का अधिकार था, जो पहले 10 वर्षों के लिए मिला था, उसको बढ़ा के कहाँ पर कर दिया गया, 20 वर्ष कर दिया गया। तथा जो नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय सदस्य के वेतन से क्या, जो यहाँ पे जो नियंत्रण मंडल था, कौन सा, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था, ठीक, इसका जो वेतन था, इसका वेतन कहाँ से दिया गया, भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कहाँ से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से इनका वेतन दिया जाने लगा। अगला देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, जो चार्टर एक्ट 1813 था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चार्टर एक्टों में से माना जाता है। इस एक्ट के द्वारा जो ये एक्ट था, इसके द्वारा जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक
अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। किससे? कंपनी से। कंपनी से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। साथ में यह सभी के लिए खोल दिया गया जो अंग्रेज व्यापारी थे। अब क्या कहते, अब सभी सभी व्यापार कर सकते थे, व्यापार कर सकते हैं 1813 के माध्यम से। तो ये सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। जो कंपनी का यहाँ पे एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उसको समाप्त कर दिया गया। एवं और जो इसमें कंपनी के साथ जो चाय एवं चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा, इसमें जो अभी भी जो क्या है, कंपनी का चाय और चीन के साथ कंपनी का ही क्या रहा, अभी एकाधिकार बना रहेगा। कंपनी का एकाधिकार बना रहा है, ठीक। इस इसमें चार्टर एक्ट 1813 में, जो चार्टर एक्ट 1813 था, यह क्या कर दिया गया, मतलब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके सभी के लिए खोल दिया गया। लेकिन अभी जो चाय और चीन के साथ उसका क्या जो एकाधिकार था अभी बना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें आगे बताया गया कि जो भारतीय राजस्व से व्यय था, जो भारतीय राजस्व के व्यय करने का नियम और पद्धतियाँ थीं, वो इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई गतिविधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। तो जो भारतीय राजस्व व्यवस्था थी, कहाँ पे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों का जो क्या अनुमोदन करेगा, कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट करेगा। ब्रिटिश संसद, सॉरी सम्राट नहीं, संसद करेगी। कौन करेगी, ब्रिटिश संसद करेगी। कंपनी को गवर्नर जनरल और गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का एकाधिकार दे दिया गया, ठीक, एकाधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी, ठीक है। तो जो कंपनी का कौन था आपका, सेनापति और इसके साथ गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और कौन, गवर्नर। इनकी नियुक्ति तो कंपनी करेगी, बट पर किसके कहने पे, जो वहाँ की क्राउन कहेगी। क्राउन की क्या होगी, अनुमति लेनी होगी। क्राउन की अनुमति क्या हो करनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो उस समय कंपनी का राज्य क्षेत्र था, अपने सामान की सुरक्षा के लिए वो अपना पर्सनल सेना रखते थे। पर्सनल सेना देख रेख के लिए जनरल और गवर्नर जनरल रखते थे। इसीलिए कंपनी ने बोला कि यदि अब आप सेना रख रहे हैं, गवर्नर रख रहे हैं, गवर्नर जनरल रख रहे हैं, तो इसके लिए किसकी, क्राउन की अनुमति क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तभी आप रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते हैं, सीधा उसने बोल दिया। इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इस एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर क्या किया गया, इस एक्ट में जो भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि देने की बात कही गई। 1 लाख रुपए वार्षिक धन राशि देने की बात कही गई।
बात कही गई। इसमें 1813 के चार्टर अधिनियम में 1813 के चार्टर अधिनियम में अगला हम देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। जो हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो क्या था, गवर्नर जनरल था, इसको क्या कर दिया गया, अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ क्या कर दी, समाप्त कर दी गई। जो बम्बई था, बम्बई और कौन सा, मद्रास, इनकी जो विधायी शक्तियाँ थी, इन दोनों की क्या कर दी गई, विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम ने कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और इसे एक प्रशासनिक निकाय में बदल दिया। क्या कर दिया उसने, जो इसकी वाणिज्यिक गतिविधियाँ थीं उसको समाप्त करके एक प्रशासनिक निकाय में क्या कर दिया, बदल दिया। चार्टर अधिनियम 1833। चलिए इससे पहले हम पूरा इसको डिटेल में देखते हैं कि और क्या क्या कहा गया 1833 में। 1833 में बताया गया कि जो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकृत की दिशा में एक अधिनियमित कदम उठा रहे थे, ठीक है, उसको क्या इसमें बदलने का प्रयास किया गया। जो इसमें ब्रिटिश कंपनी जो थी, कंपनी जो अपने आप को क्या की गई, केंद्रीकृत कर रही थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया। शुरू से एक काम किया जा रहा था, लेकिन इस हमें एक्ट में सीधा सीधा देखने को मिला। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। ठीक है, जो जितनी भी शक्तियाँ थी किसके अंडर आ गई, इंडियन गवर्नर जनरल के अंडर में। किसके अंदर में आ गए, इंडियन गवर्नर जनरल। और जो प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ क्या कर दी, समाप्त कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में कार्य करने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधीन आने वाले ब्रिटिश राजशाही और उसकी उत्तराधिकार के विश्वास के तहत ही कब्जे में रहेंगे। अर्थात कि जो भी कब्जा वाला क्षेत्र होगा कंपनी का, वो किसके अंतर्गत रहेगा, क्राउन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत रहेगा, क्राउन के अंतर्गत। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता ला दी। ठीक, क्या इसने जो सिविल सर्वेंट थे उनको क्या इसने खुली प्रतियोगिता की बात कही, लेकिन इसे बाद में बंद भी कर दिया जाएगा। और किसके विरुद्ध बंद किया जाएगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। ठीक, खुली प्रतियोगिता ला दी। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ना, यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ क्या थे, डायरेक्टर थे, इसका विरोध कर दिए। क्या कर दिए, ये विरोध के कारण क्या कि इसको वापस ले लिया गया। इसको वापस मतलब कि सिविल सेवकों की डायरेक्ट खुली भर्ती नहीं होगी, इसको क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। इसमें चार्टर अधिनियम 1833 में। इसमें और बताया गया कि जो विधिक परामर्श हेतु जो गवर्नर जनरल होते हैं, उनमें विधिक सदस्य के रूप में जो चौथा सदस्य शामिल किया गया था, उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, मतदान का अधिकार नहीं है। जो इसमें जो हमारा गवर्नर जनरल परिषद में था, गवर्नर जनरल जो परिषद में था चौथा सदस्य,
और सदस्य जो था वो क्या कर सकता था, केवल बैठकों में भाग लेगा, बैठकों में भाग लेगा। वो क्या करे, वोट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा। इसमें यही बताया गया। इसमें और क्या बताया गया कि जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे चाय और चीन के साथ क्या करे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तथा उसके साथ जो क्या प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। जो कंपनी के था ना का जो चाय जो पीछे चाय और चीन के साथ जो एक अधिकार बना रहा था, चीन व्यापारिक अधिकार अधिकार दिख रहा था कि बना है अभी, उसको समाप्त कर दिया गया और इसके साथ उसको अलग कार्य सौंपा गया जिसमें प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व थे। जिसमें कैसा था, प्रशासनिक और राजनीतिक राजनीतिक दायित्व देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो हम क्लियर करते हैं। इसमें और बताया गया कि जो विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल आयोग गठित किया गया था। कौन सा, गवर्नर जनरल आयोग जो बना था 1833 के चार्टर एक्ट में, उसमें बताया गया कि जो 1834 में, जस्ट इसके एक साल बाद 34 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग बनी। इसमें 4 सदस्यीय विधि आयोग भी बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया। इसका बनाने का पर्पज था कि जो इसमें जो जो उसके एकाधिकार को चाय और चीन के साथ था, उसके जो कंपनी का एकाधिकार था, एकाधिकार को जो समाप्त करके उसको प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियाँ दी गई थी। उसका वह निर्वहन करेगा कैसे, निर्वहन कैसे करेगा, उसका रूल मॉडल क्या होगा, तो इसको बताने के लिए एक विधि आयोग बनाया गया। कितने में, 1834 में, जिसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। ठीक, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा भारत में क्या कर दिया गया, दास प्रथा को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसको समाप्त करने का, ठीक है, जो सन था कितना में ये बना गया, जो दास प्रथा अधिनियम जो बना था, किस में बना था, 1847 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, इसका दायित्व तो किसको जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है इसका पूरा श्रेय दास प्रथा को समाप्त करने का। और हम देखते हैं अगला अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग कर दिया गया। 6 सदस्य वाले एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें से 4 सदस्य की नियुक्ति मद्रास, बॉम्बे, आगरा, बंगाल और अस्थायी सरकारों द्वारा की गई। प्रशासन के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती के साधन के रूप में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई। यहाँ से हमें कौन सा मिला, सिविल सेवा का हमें यहाँ से शुरुआत देखने को मिला, सिविल सर्विसेज यहाँ से हमें देखने को मिला, इसमें 1853 के अधिनियम से। और कुछ इसमें मुख्य बातें देख लेते हैं कि जो 1853 का अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों के को पृथक करने के लिए विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय परिषद का क्या किया गया, जो विधि निर्माण होगा, विधि निर्माण, ठीक है, और जो प्रशासनिक इकाई होगी के लिए हमें 12 सदस्य क्या देखने को मिला, ऑल इंडिया
लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिला, 12 मेंबर, 12 मेंबर, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या किया, हमें की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। इसमें क्या किया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या किया गया, लागू किया गया। इसमें आगे बताया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का जो चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की अस्थायी प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था तथा इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यकता थी। ऐसे विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। यदि समितियाँ थीं, यदि कोई क्या नियमावली लागू करती है और वह किसको, गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आता है, तो उस पर अपना कौन सा वीटो पावर यूज़ कर सकते थे। वीटो पावर था तो उसको रोक लेना, सीधी बात होती है। वीटो का मतलब होता है उसको रोक लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1858 जो था यह किस लिए लाया गया, जो हमने देखा था कि चार्टर अधिनियम 1773, 1793, चार्टर 1813, 1833, 1853, इनके माध्यम से कंपनी की शक्तियों को क्या किया, धीरे धीरे कम किया गया। और हमारा अगला, जैसे ही हम इनको मौका मिला किसमें, 1857 के विद्रोह में कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, कंपनी के शासन को क्या किया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कह रहा है बीच बीच में ऑटोमेटिक अपने से ठीक है। और टेक्निकल फॉल्ट है तो हम ऐसे ही वीडियो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने टाइप भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत में ब्रिटिश संपत्ति सीधे ब्रिटिश राजशाही के अधीन आ गई। भारत सचिव का पद
सृजित किया गया। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद थी। भारतीय प्रशासन उनके अधीन था और वायसराय उनके प्रतिनिधित्व थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भी वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये सीधा बताया जा रहा है इसमें 1858 जो 58 है ना, 1858 का जो अधिनियम है, जो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम ये बता रहा है कि भारत शासन अधिनियम जो 1858 है ना, इसमें जो बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल से क्या क्या कर दिया गया था 1853 में, इसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। अब इसको 1858 में क्या कर दिया, इसको वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि कहाँ से हो रहा है, ऑटोमेटिक है। तो क्या कर दिया गया था, जो 1858 में इसको क्या गया, वायसराय, अर्थात कि ये क्या था, हमारा भारत का गवर्नर जनरल भी रहेगा, गवर्नर जनरल भी रहेगा और क्या रहेगा, वायसराय भी रहेगा। वायसराय, वायसराय जब एक क्राउन का, तो क्राउन का वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, तब ये क्या करेगा, अर्थात कि जब ये महारानी से मिलेगा तब ये वायसराय कहलाएगा, और जब यही भारतीय जनता से मिलेगा तब क्या कहलाएगा, भारत का इंडियन गवर्नर जनरल ये कहलाएगा। ठीक, तो किसमें ये 1858 में इनको लाया गया था। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। जो 1858 था, तो जो सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 का विद्रोह था, जैसे घटनाओं की मतलब कि को रोका जा सके, अर्थात कि जो हमारा 1857 जैसे जो क्रांति हुई थी, ऐसी घटना दोबारा ना, उसको रोकने के लिए लाया गया था। अधिनियम की जो विशेषताएं थी, इसके तहत भारत का जो शासन था सीधे किसके अंदर चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन, किसके अधीन सीधे सीधे चला गया, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। और जो प्रथम हमारे वायसराय थे वो कौन थे, जो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, डायरेक्टर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर, इन दोनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम माफ़ी चाहते हैं। इसका अगला वीडियो हम जल्दी हम ला देंगे, पहले हम अपना टेक्निकल सोल्यूशन कर लेते हैं, तो माफ़ करिएगा, हम जल्दी अपना इसका अगला वीडियो लाएंगे। सॉरी फॉर